गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर। आज करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग एक अलग स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे। वर्ड क्वालिटी। देखिए 8 PM का टाइम एक्चुअल में जो ये बनाया था मैंने, ये सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं बनाया था। 8 PM का टाइम ये करंट अफेयर्स के अलावा अलावा ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में रैंडमली पूछ लिए जाते हैं, उन टॉपिक्स को कवर कराने के लिए ये क्लासेस करवाई जाती हैं। ठीक है। तो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होगा, करंट अफेयर्स के अलावा और भी टॉपिक्स होते हैं, वो काफी टाइम से लैग हो रहे थे, नहीं हो पा रहे थे। बहुत से टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, नेशनल पार्क्स, रामसर साइट और आपका मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है। उसके अलावा जितने भी वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं, हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप टॉपिक का नाम सोचो और वो टॉपिक आपके चैनल पे आपको मिल जाए। ठीक है। ऑडियो क्लियर आ रही है? किस किस को ऑडियो क्लियर नहीं है? किस किस को ऑडियो क्लियर नहीं है? हाँ जी, ऑडियो का मसला आ रहा है किसी के साथ? जिनको लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है, वो एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें। उनको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नाम से टॉपिक मिलेगा, उसमें यही सारी डिस्कशन करेंगे। तो पहले सिलेबस पढ़ें। इसमें हम लोग यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। और उसको भी अगर आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, तो फिर डिबेट करना ही बेकार है। क्लियर है ना? हाँ, तो अगर ऑडियो क्लियर नहीं है तो उसको एक काम करिए, आप बैक करके दोबारा से ज्वाइन करिए। ठीक है। मेरे एंड से क्लियर है, बाकी स्टूडेंट्स भी इसको टेस्टिफाई कर पा रहे हैं कि उनको भी क्लियर है। ठीक है। एक्चुअली आज थोड़ा सा अभी एक क्लास लेके बैठा था, उसके बाद कुछ टॉपिक्स में टाइम लग गया। फिर उसके बाद जो ये क्लास होती है, ये 200 प्लस हमारे ग्रुप्स हो गए हैं, उनमें सब में शेयर करना पड़ता है। इस वजह से उस पर टाइम लग जाता है। अब लेकिन एक व्हाट्सएप में अच्छा फीचर आ गया है, व्हाट्सएप चैनल। ठीक है। तो आप सब लोग अपना व्हाट्सएप में आपको जो चैनल फॉलो करने का ऑप्शन देता है, तो वहां पर एक व्हाट्स नॉर्थ ईस्ट पीएससी आप सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे, तो वहां से भी आपको इस चैनल को फॉलो करने का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं गौचम जी, ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट होता है सिलेबस का आइडेंटिफाई करना। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करें, तो दो चीजों से शुरू करें। दो चीजें कौन सी? एक तो एग्जाम का सिलेबस क्या है, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एपीएसएसबी ने बहुत ज्यादा अपने आप को अब अच्छे तरीके से रिफॉर्म कर लिया है, तो वो हर एग्जाम में सिलेबस मेंशन करते हैं। तो आप सिलेबस जरूर जाके देखिए क्या है, और उसके साथ साथ पीवाईक्यू जाके जरूर देखिए। पीवाईक्यू अब आपको एपीएसएसबी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा पीवाईक्यू के लिए आपका नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, बहुत सारी क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने करवा रखी है पीवाईक्यू में। ठीक है। अरे वो कैटरीना कैफ को, वो क्या है ना कि जो फेमस चैनल है, वो सबको सजेस्ट कर रहा है, इसलिए उन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। चलिए सर, तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, ये टॉपिक का नाम है सर वर्ड पॉलिटी। वर्ड पॉलिटी में सर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? इसमें सर हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में, डिस्कस करेंगे यूएन से रिलेटेड जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा अदर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आशियान हो गया, ठीक है, आपका आशियान के अलावा जैसे क्वाड हो गया, ठीक है, इस तरह की जो ग्रुपिंग्स है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा। तो अभी ये पीडीएफ मैंने बनाना शुरू किया है, इस पीपीटी पे काम शुरू किया है।
तभी तो यूनाइटेड नेशंस और उसकी एजेंसीज पे ही काम चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग जो सर टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड पॉलिटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, पिछले 2 एग्जाम्स आप उठा के देख लो, यूडीसी एलडीसी, हर एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं लगातार 2 बार से। ठीक है, इसका मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो इसमें सर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनाइटेड नेशन से। वर्ल्ड पॉलिटी यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करनी है। तो अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आप किसकी बात करोगे, यूनाइटेड नेशंस की। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो वो है सर आज के टाइम में यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो आज के टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप कोई देखते हो तो वो कौन सी है सर, आपका द यूनाइटेड नेशंस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका अक्टूबर 1945 में। इसमें 193 मेंबर स्टेट्स होते हैं आपका। ठीक है, और इसके लिए पूरा चार्टर मतलब एक पूरा रूल सेट इसके लिए रेडी किया गया है। उस रूल सेट को ये सारी कंट्रीज ने रेटिफाई किया है, उसके बाद इसको लागू किया गया है, तब से ये काम करना शुरू किया गया है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है सर, यूनाइटेड नेशंस बनने की शुरुआत कहां से हुई? तो ये शुरुआत आप देखोगे सर 1941 में। 1941 जब वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। वर्ल्ड वॉर 2 आपका चला था 1939 से लेकर 1945 के बीच। तो इस दौरान ये सोचा गया कि भाई ऐसा है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए जो इस तरह के वॉर को रोक सके। ये वार्तालाप चली कि जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुआ कि 2 कंट्रीज लड़ी, उसमें फिर बाकी कंट्रीज भी कूद गई। तो इस तरह की सिचुएशन को अगर हमें रोकना है तो इट इज वेरी मच मैंडेटरी कि हमारे पास क्या होना चाहिए सर, एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस तरह के वॉर्स को रोक सके। तो ये जरूरत थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 26 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं और एक चार्टर साइन करते हैं, अटलांटिक चार्टर। ठीक है, अटलांटिक चार्टर बोलता है कि ऐसा है कि अभी तो वर्ल्ड वॉर लड़ेंगे, जब वॉर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करेंगे जो इंटरनेशनल कॉपरेशन और पीस को प्रमोट करें। ठीक है, इट कॉल्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पोस्ट वॉर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड प्रिवेंट फ्यूचर वॉर। तो इसके लिए हमें क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी थी। फिर 1945 में एक चार्टर तैयार करा यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, और उस पे जब सब लोग एग्री कर गए तब जाके हमने क्या करा, इस चार्टर को लागू करा। ठीक है, ये फाउंडेशनल ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस की। ये जो यूएन चार्टर है, अगर आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर बनना चाहते हैं तो यूएन चार्टर से आपको एग्री करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके की ट्रीटी है जो आप साइन करेंगे तब जाके आप यूएन के मेंबर बन सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे कुछ बेसिक फैक्ट्स पूछते रहते हैं, जैसे जो वर्ड है यूनाइटेड नेशंस, ये वर्ड कहां से आया था? तो उस टाइम के जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने ये टर्म आपका दिया था। ठीक है, अगर यूएन की हिस्ट्री देखें तो वही आपका 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला था तो 50 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए। इसमें एक कंट्री मिसिंग थी, पोलैंड, क्योंकि वहां अभी सरकार बन रही थी तो वहां का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आ पाया था। तो पोलैंड के अलावा अदर 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव गैदर हुए थे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। ये सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 अप्रैल से 26 जून के बीच। ठीक है, तो इसमें इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था कि हम मिलकर एक चार्टर को साइन करेंगे। तो यहाँ तक सैन फ्रांसिस्को में जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इसका चार्टर लगभग रेडी हो गया था। अब जो काम बचा था, ये सारी जो कंट्रीज जो गैदर हुई थी इस कॉन्फ्रेंस में, इनको उस चार्टर पे क्या करवाने थे, साइन करवाने थे। ठीक है, उस चार्टर पे हमें क्या करवाने थे सर, साइन करवाने थे अपनी अपनी कंट्रीज से। क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं, कंट्रीज लाइक इंडिया, यहाँ पर जब हमारी पार्लियामेंट उस पर साइन करेगी, ठीक है, पार्लियामेंट जब उसे साइन करती है तब हम उसे अप्रूव करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रेटिफाई करना। तो हर कंट्री से उसे रेटिफाई कराया गया और रेटिफाई होने के बाद अल्टीमेटली वो रेडी हो गया 26 जून 1945 में। ठीक है, उसके बाद में इसको पोलैंड ने भी अलग से साइन कर दिया। तो पोलैंड बिकेम द वन ऑफ द ओरिजिनल 51 मेंबर स्टेट। ठीक है, तो शुरू में 51 कंट्रीज से जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस खत्म होने के अगर आप 4 महीने बाद देखेंगे
तो यूनाइटेड नेशंस में सारे जो 51 कंट्रीज थे उन्होंने अपने यहाँ से इसको रेटिफाई करवा लिया। उसके बाद ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस कब पिक्चर में आता है? 24 अक्टूबर 1945। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपसे कि यूनाइटेड नेशंस किस दिन पिक्चर में आया, किस दिन से काम कर रहा है, किस दिन स्टैब्लिश हुआ? तो दैट वाज 24 अक्टूबर 1945। इसको यूनाइटेड नेशन डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब अगर आज हम 75 इयर्स बाद अगर बात करें तो 193 कंट्रीज इसके मेंबर स्टेट्स बन गए हैं। यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था दुनिया में पीस मेंटेन करने के लिए, दुनिया में इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया था। क्योंकि 19 वर्ल्ड वॉर 2 से पहले 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी लीग ऑफ नेशंस, वो फेल हो गई थी। पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 में, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 में लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, जिसके बाद हमें लगा था कि हमें कोई दूसरी बॉडी बनाने की जरूरत है, तब जाके यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, ठीक है। मैथ्स का क्लास 9 बजे होगा। तो यूनाइटेड नेशंस अब जब आपका बनाया गया तो ये पर्पस था पीस मेंटेन करना। बट आज अगर आप देखोगे तो अपार्ट फ्रॉम पीस, यूनाइटेड नेशंस इज स्टिल वर्किंग टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, गिव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू दोज इन नीड, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ। उसके साथ साथ आज आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशंस उसके अलावा भी काम कर रहा है। एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ भी यूनाइटेड नेशंस आपका काम कर रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस ने अपने कुछ गोल सेट कर दिए 2030 के लिए, उनको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो उसने प्रॉमिस किया है 2030 तक हर सारी कंट्री को उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सारी कंट्री से प्रॉमिस लिया, मम्मी कसम खाओ, बाय 2030 आप लोग ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करोगे, ठीक है। अब वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है वो हम लोग कभी किसी अलग क्लास में उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब यूएन से पहले अगर देख लेते हैं, यूएन से पहले की क्या कहानी है, क्या इससे पहले कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, क्या यूएन से पहले इस तरह की ट्रीटी साइन होती थी? तो एक बार देख लेते हैं कि यूएन से पहले क्या सिचुएशन थी। देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने की शुरुआत जो मोटा माटी देखने को मिलती है वो 1865 में देखने को मिलती है। तब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनती थी वो सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक मैटर के लिए बनती थी। जैसे आपका बना इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU 1865 में, ठीक है। फिर आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में। तो अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अब आप देखोगे ये किसका पार्ट है? अब ये किसका पार्ट है सर? आपका इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये दोनों अब यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में काउंट होती हैं। पहले ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, ठीक है, ये टेलीकम्युनिकेशन प्रमोट करने के लिए। और इवन इसका पहले नाम था टेलीग्राफ यूनियन, क्योंकि पहले टेलीग्राफ चलता था, फिर टेलीग्राफ का रूल खत्म हो गया तो इसका नाम कर दिया गया टेलीकम्युनिकेशन। और पोस्टल सर्विसेज के लिए पोस्टल यूनियन बनाया गया। तो अब ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी बन के रह गए हैं यूनाइटेड नेशंस के, पहले ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे। फिर 1899 में आप देखोगे इंटरनेशनल एक पीस कॉन्फ्रेंस होल्ड होगी हेग में, द हेग, नेदरलैंड्स में, ठीक है। तो यहां पर बात हो रही है कि इस तरह का एक कन्वेंशन बने, इस तरह का एक कोड बने, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके, ठीक है, जहां पर वॉर्स को रोका जा सके। मान लो अगर दो कंट्री 1 और कंट्री 2 के बीच हो गई लड़ाई, तो कोई ऐसी व्यवस्था बने जहां पर दोनों कंट्रीज के मामलों को सुलझाया जा सके, ठीक है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बन सके। तो ये बातें चल रही है 1899 में। क्योंकि देखो भाई, दो कंट्रीज के बीच अगर लड़ाई हो गई तो दोनों कंट्रीज अपने आप को सुप्रीम मानती हैं, ठीक है, उनके हिसाब से वही राजा है, वो किसकी बात सुनेंगे? तो इसीलिए कोई बीच का मीडिएटर होना चाहिए जो इन दोनों के मसले को सुलझा सके। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं किया गया तो यही सिचुएशन वॉर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक आर्बिट्रेशन के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, तो एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन खोली गई, ठीक है, एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन खोली गई 1902 में।
जिसका काम ये था कि इनके बीच में मुद्दे को सुलझाना। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से दो पार्टीज के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट हो गया, उस डिस्प्यूट को सेटल करना, तो ये आर्बिट्रेशन कहलाता है। तो 1902 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनती है। फिर यही परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आगे आप देखोगे यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल ऑर्गन बन जाएगा, यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। फिर उसके बाद जब 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वॉर 2 देखा गया, ठीक है, तो पहले तो ये सोचा गया डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए बॉडी से चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 1914 में जब आप वर्ल्ड वॉर 2 देखोगे 1914 से 1918 के बीच, तब लगा नहीं सर, कोई एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल कर सके। तब एक बॉडी क्रिएट की गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन ये भी अपना काम करने में नाकाम रही, जैसा कि हमने देखा, और जिसका नतीजा था आप वर्ल्ड वॉर 2 देखोगे। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के फेल होने की ही रीजन कही जाती है। आप वर्ल्ड वॉर 2 देखोगे, वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने में लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया। ठीक है, 1919 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। अच्छा, एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी 1919 में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंडर क्रिएट की गई थी। आज ये भी आपका यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी में काउंट होता है। तो यूनाइटेड नेशंस के अगर अभी तक हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसमें 51 मेंबर्स थे ओरिजिनली। आज प्रेजेंट में अगर हम देखें तो 193 है। लास्ट मेंबर साउथ सूडान ऐड हुआ था। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में मिलेंगे। ये जो टर्म है यूनाइटेड नेशन, ये किसने दिया था? यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। ठीक है, यूएन का जो ओरिजिनल लोगो है वो किसने डिजाइन किया था? ओलिवर लिंकन लुंडक्विस्ट ने इसको मिलकर डिजाइन किया था। अगर यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की सर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस में कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इसमें है सर अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। कितनी है सर? 6 लैंग्वेजेस है। इसको सर याद कैसे करें? तो टेक्निक याद रखना फ्रेस्का। ठीक है, निमोनिक याद रखेंगे फ्रेस्का। फ्रेस्का बोले तो एफ से फ्रेंच, आर से रशियन, ई से इंग्लिश, एस से स्पेनिश, सी से चाइनीज, ए से अरेबिक। तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएन आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई कुछ रिगार्डिंग यूएन। अब इसके बाद जो अगला पार्ट है वो हम लोग देखेंगे यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, तो हम लोग यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे को बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो डू लेट मी। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। और एक बार के लिए आपके रिपीटिशन आप देख सकते हैं। डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है रिपीट करना है तो उसके लिए इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यूएन से पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, ये आपको जब पीडीएफ कंप्लीट कर दूंगा मैं, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां आपको ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यूएन से पहले जो बॉडी थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। इसकी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है सर, हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिर हम लोग फिर सर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑर्गन्स की सर बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स है। कौन कौन से सर? एक तो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट।
ठीक है। तो ये 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं आपका यूनाइटेड नेशंस के, इसको ध्यान रखिएगा। 6 मेन प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के। इसमें एक जो आपका मेंबर है ट्रस्टीशिप काउंसिल, अब इसका काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसका अब होना ना होना एक ही बात है। तो अभी अगर आप देखोगे तो 5 ही काम कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ अगर पूछे कितने हैं तो 6 ही बताओगे आप, ठीक है। अगर पूछे कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं आपका यूनाइटेड नेशंस के, तो आप 6 ऑर्गन्स बनाएंगे। वन बाय वन हम एक एक ऑर्गन का डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो सबसे अहम और सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे अभी प्रेजेंट में 193 मेंबर कंट्रीज हैं, तो वो सारे मेंबर कंट्रीज आपका कहाँ मिलते हैं, हर साल मीटिंग होती है तो वो लोग जनरल असेंबली में आके मिलते हैं। तो जितने भी बड़े मुद्दे हैं देश भर के वो कहाँ डिसाइड होते हैं, जनरल असेंबली में डिसाइड होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा यूनाइटेड नेशंस ने टारगेट लिया है कि 2030 तक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरा करना है। तो ये टारगेट किसने लिया है, ये सारी कंट्रीज ने मिलकर टारगेट लिया है। तो इसको अप्रूव कौन करेगा, ये पूरी जनरल असेंबली मिलके इसको अप्रूव करेगी, ठीक है। नए मेंबर को ऐड करना हो तो ये सारे लोग मिलके उसके लिए वोटिंग करते हैं, या फिर अगर आपको ये सारे मेंबर्स का क्या कहते हैं कोई पूरी दुनिया के लिए कोई बड़ा फैसला लेना है, तो यहाँ पर वो फैसले का डिस्कशन होता है और उसके बाद वोटिंग के जरिए यहाँ से फैसले डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आप देखोगे न्यूयॉर्क यूएसए। एक बात ध्यान रखना, 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन से 6 में से 5 न्यूयॉर्क यूएसए में मिलेंगे। सिर्फ एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो आपको द हेग नीदरलैंड्स में मिलेगा। उसके अलावा बाकी के जो 5 आपको प्रिंसिपल ऑर्गन है वो न्यूयॉर्क यूएसए में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई अलग से एक एक का रटना नहीं है आपको, सब न्यूयॉर्क में ध्यान रखना बस। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो द हेग नेदरलैंड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी, यानी जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो एक्चुअली कहाँ देखने को मिलेंगे, सब आपका जनरल असेंबली में देखने को मिलेंगे। अच्छा, बाकी प्रिंसिपल ऑर्गन्स में जरूरी नहीं है कि सारे मेंबर्स हों। सारे मेंबर्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जनरल असेंबली में ही देखने को मिलेंगे। तो हर साल सितंबर में यूएन मेंबरशिप की मीटिंग होती है, ठीक है। देश भर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दों पर इस पे डिस्कशन होता है और वहां पर आपका एक जनरल डिबेट होती है, कई सारे कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट अटेंड करते हैं और सारे जो देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। वो सारा काम आपका जनरल असेंबली करती है। जनरल असेंबली को लीड करने के लिए इनका एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। हर साल ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इनका 1 ईयर का ऑफिस होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे चांसेस बहुत कम है, अगर वो बहुत डीप डाउन उसने मन बना लिया कि इस बार तो बच्चों से टफ क्वेश्चन में पूछ के उनका करियर बर्बाद करेगा, एपीएसएसबी ने ऐसा सोच लिया, तो वो इस तरह के क्वेश्चन बना देगा। बताओ फर्स्ट जनरल असेंबली कहाँ हुई थी, तो वो ध्यान रखना है पहली जनरल असेंबली लंदन में हुई थी। वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल जो है ये लंदन का पार्लियामेंट हाउस, वहां पर ये पहली मीटिंग हुई थी। उसके बाद फिर आप देखोगे जनरल असेंबली बना दी गई, तो जनरल असेंबली जब बन गई तो फिर सारी मीटिंग आपका ये न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगी। बट जो पहली मीटिंग थी वो लंदन में हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल ऑर्गन है दैट इज योर सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। तो आपका जनरल असेंबली के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट हाउस आता है सिक्योरिटी काउंसिल। इसको लेके बहुत ज्यादा डिबेट है। सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप देखोगे तो टोटल 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर कंट्रीज हैं। लोकेशन तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ होगा सर, न्यूयॉर्क में होगा। इनका पर्पज वही है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये इनका पर्पज है। तो 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं, ठीक है। 5 परमानेंट कौन से हैं, 5 परमानेंट है सर, एक तो आपका चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूएस है, ठीक है। तो चाइना है, फ्रांस है, रशिया है,
यूएसए है, यूके है। तो इसको याद रख सकते हो, फुकुर, सी फुकुर करके। तो चाइना, फ्रांस, यूएसए, सॉरी इसको यूके मान दो, यूएसए और रशिया। ठीक है, तो ये 5 आपके परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं। बाकी जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट है। हर 2 साल इलेक्शन के जरिए, ठीक है, रीजनल बेसिस पे इलेक्शन होता है। ठीक है, रीजनल बेसिस पे इलेक्शन होता है जनरल असेंबली में, और उसके बेसिस पे हर 2 साल में 10 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, उसमें से हर 2 साल में कुछ रिटायर हो जाते हैं, फिर दूसरे नए मेंबर्स आ जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे राज्यसभा में हर 2 साल नए मेंबर्स भेजे जाते हैं, हर 2 साल नए मेंबर्स राज्यसभा में भेजे जाते हैं, इसी तरह से हर 2 साल जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इलेक्ट करके इसमें भेजे जाते हैं। ठीक है, बाकी कंट्रीज टर्न बाय टर्न आती, लेकिन ये जो 5 मेंबर्स हैं ये परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको बार बार वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं, अभी अटेंड नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, यूट्यूब में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो 5 मेंबर कंट्रीज हैं परमानेंट, इनको लेके सर बहुत ज्यादा डिबेट होती रहती कि ये परमानेंट क्यों है। तो इसका रीजन वही है सर, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो एक साइड कंट्रीज थी लाइक जर्मनी, इटली, जापान, और एक साइड कंट्रीज थी लाइक यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया। ठीक है, तो यही कंट्रीज जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 जीती थी, तो यही कंट्रीज डोमिनेंट स्टेट में थी यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन के टाइम, और इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने अपनी बात को क्या कर लिया, मैंडेटरी कर लिया, अपनी पोजीशन को परमानेंट कर दिया। जो हार गए उनको तो कोई इज्जत नहीं मिली। ठीक है, तो कहने के लिए इंटरनेशनल पीस सेटल हो रहा था, लेकिन यहां भी इनकी अपनी मनमानी चलाने का प्लान था, इसीलिए इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट कर लिया। और तो और वीटो पावर भी हो गया। ठीक है, और तो और अभी वीटो पावर भी प्रोवाइड कर लिया इन्होंने अपने आप को। अभी चेंज होने को तो वो भाई बहुत सालों से बोल रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सालों से बोल रहे हैं कि चेंज होगा, चेंज होगा, जब होगा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है। कहने को तो हर कंट्री कहता है हम साथ है, इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, लेकिन उस पर अभी काम कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, खास तौर से जब तक सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स रहेंगे तब तक इंडिया की पोजीशन नहीं आ पाएगी। क्योंकि इनके साथ दिक्कत क्या है, ये जो 5 परमानेंट मेंबर है, चाइना, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, इनमें देखो इंडिया को कोई अपोज नहीं करेगा, यूएसए भी नहीं करेगा, यूके भी नहीं करेगा, फ्रांस भी नहीं करेगा, रशिया भी नहीं करेगा। अगर इंडिया को कोई अपोज करेगा तो वो चाइना करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप सिक्योर इसमें नहीं मिल पा रही है, क्या कहते हैं, परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में। इवन और भी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया ने अपना पूरा ग्रुपिंग बनाया है, कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इन कंट्रीज ने अपना ग्रुपिंग बनाया कि भैया हम ऐसी कंट्रीज हैं जो डिजर्व करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में आने के लिए, तो हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप दो। बट अभी तो फिलहाल नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम में तो हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन को ही हमें चेंज करना पड़े, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल भी कैपेबल नहीं रहा उन सिचुएशंस को रिजॉल्व करने में। आप रशिया यूक्रेन वॉर उठा लो, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट उठा लो, या इंडिया पाकिस्तान इशू उठा लो, यूनाइटेड नेशंस इन सारे मुद्दों में फेल हुआ है। ठीक है, तो अभी तक आप देख सकते हो, इस वजह से हो सकता है अगर वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कभी कंडीशन बनी तो हो सकता है जैसे हमने लीग ऑफ नेशंस को हटा के यूनाइटेड नेशंस बनाया, तो हो सकता है हम यूनाइटेड नेशंस हटा के नई बॉडी बना लें, हु नोस। ठीक है, वो तब की तब देखी जाएगी। हाँ, मैं इन वीटो पावर की बात कर रहा था। इन कंट्रीज के साथ दिक्कत क्या है, अगर कोई भी डिसीजन लेना है, किसी एक ने भी ऑब्जेक्ट कर दिया तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, इसको कहते हैं वीटो पावर। तो इन 5 के पास वीटो पावर है रिगार्डिंग एनी डिसीजन। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि इस चक्कर में कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, क्योंकि देखो कोई भी डिसीजन लिया जाएगा या तो वो चाइना को फेवर कर रहा होगा या यूएसए को फेवर कर रहा होगा।
अगर मान लो वो यूएसए को फेवर कर रहा होगा तो चाइना वीटो कर देगा, चाइना को फेवर कर रहा होगा तो यूएसए वीटो कर देगा। तो इस चक्कर में रिगार्डिंग सिक्योरिटी कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा पा रहा है। तो ये बड़ा दिक्कत हो गया है वीटो पावर के साथ। ठीक है, तो वीटो पावर को लेकर काफी इसीलिए डिबेट चलती रहती है कि एटलीस्ट इनके पास वीटो पावर तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये परमानेंट बनना चाहते हैं बने रहें, लेकिन उसके बावजूद भी ये वीटो तो ना करें। तो सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा बड़ा खराब चलता है। ठीक है, तो ये बात थी आपका सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में एंड सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो यहाँ दो तक कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो। यही दो ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस हैं, बाकी तो 2-2 मिनट के हाउस हैं, चुटकी बजाते निकल जाएंगे। ठीक है, इन दो से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। बाकी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है सब हम आपका इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट होने से बताइए। ठीक है, इसका रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कई बार यूज हो चुका है वीटो पावर। अभी जब आपको याद होगा, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल बंदा था, जो कौन क्या नाम था उसका, मसूद अजहर। ठीक है, उस पे इंडिया ने डिमांड किया था कि उस पे सैंक्शन लगवाने चाहिए, उसके इंटरनेशनल जितने भी दुनिया भर में एसेट्स उन सबको फ्रीज कर देना चाहिए। तो वो डिसीजन यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में गया था, तो उस डिसीजन पे चाइना ने वीटो कर दिया था। ठीक है, तो कहीं भी वीटो यूज हो सकता है, और हुआ है कई बार। ठीक है, हमारे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हमने चाहा किसी पर्सन को टेररिस्ट डिक्लेयर करवा दिया जाए, इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवा दिया जाए। जैसे मसूद अजहर को बोला था इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा गया था, वहां पर चाइना ने वीटो कर दिया था। तो इस तरह की चीजों में दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, चलो जी, तो अगले ऑर्गन की तरफ आते हैं, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखो इसका पर्पस ये होता है कि जितने भी ऐसे डिसीजन जिससे हम सोसाइटी के इकोनॉमी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड डिसीजन आपका इकोसॉक लेता है। हाँ जी रमाशंकर जी, बिल्कुल। रशिया ने कई बार ऐसे रशिया ने इंडिया के लिए वीटो किया है और चाइना ने पाकिस्तान के लिए वीटो किया है, दोनों के अपने अपने दोस्त हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की अगर हम बात करें, ये भी यूएसए में। इट इज फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग, रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल जो गोल्स बनाए जाएंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, या एनवायरमेंट के इश्यूज हो, या इकोनॉमी के इश्यूज हो, उन सब पे जो रिकमेंडेशन देना है वो सारा काम कौन करेगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल करेगा। इवन जितने भी यूएन की स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, ठीक है, यूएन की जितनी भी स्पेशलाइज एजेंसीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो जितनी भी स्पेशलाइज एजेंसीज हैं यूएन की, वो सब किसके अंडर काम करती हैं? इकोसॉक के अंडर काम करती हैं। ठीक है, उनको अगर पूछे यूनाइटेड नेशंस का कौन सा ऑर्गन हैंडल करता है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल करता है। इसमें कितने मेंबर्स हैं? ऐसा नहीं सारे मेंबर्स हैं, इसमें सिर्फ 54 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो 3 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है, और ये सारे मेंबर जनरल असेंबली से इलेक्ट होकर 54 मेंबर्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इट कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ 14 यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, 10 फंक्शनल कमीशंस, 5 रीजनल कमीशंस,
receive reports from 9 UN funds and programs and issues policy recommendations to your UN system and to member states. तो ये इकोनॉमी और सोसाइटी से रिलेटेड जो काम है वो आपका इकोसॉक करता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये काउंसिल अगर हम बताएं मोटा माटी ये किस लिए बनाया गया था, डीकोलोनाइजेशन के लिए बनाया गया था। क्योंकि जब यूनाइटेड नेशंस बनता है तो उसका एक बड़ा मुद्दा था कि कॉलोनाइजेशन को खत्म किया जाए। ये जो कंट्री किसी पे रूल कर रही, कोई कंट्री किसी पे रूल कर रही, ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए। तो उसी डीकोलोनाइजेशन के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था। तो जो कंट्री कॉलोनाइज होती थी उनकी ये मदद करा करते थे, उसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये भी 1949 1945 में स्टैब्लिश किया गया था। It had to provide international supervision for 11 trust territories that has been placed under the administration of 7 member states। ठीक है, तो कुल मिला के इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन इतना ध्यान रखना वो डीकोलोनाइजेशन के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था। ठीक है, इससे ज्यादा कोई पूछेगा भी नहीं। अगले ऑर्गन की बात करें, द फिफ्थ ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये काफी न्यूज में रहता है। ये एक लौता ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जो यूएसए के बाहर है, द हेग नेदरलैंड्स में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये यहीं के लोग डच कहलाते हैं। ठीक है, जो नेदरलैंड के लोग हैं जो इंडिया आए थे, इसी जो यूरोप जब यूरोपियंस जब आना शुरू हुए थे तो नेदरलैंड के भी लोग आए थे, उनको हम क्या कहते हैं, डच कहते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑर्गन भी साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस का जुडिशियल ऑर्गन भी है। ठीक है, तो 1949 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जैसे इससे पहले चलता था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। जैसे आपको याद होगा 1902 में क्या बना था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। फिर वहां से क्या बना, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो कि लीग ऑफ नेशंस का पार्ट था, उसको रिप्लेस करके आपका क्या बना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये आपका बनता है 1945 में। तो स्टेट्स के बीच लीगल डिस्प्यूट सेटल करता है। ये जो डिस्प्यूट सेटल करता है ना, स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच करता है, मतलब कंट्री वर्सेस कंट्री। ऐसा नहीं होगा कि कोई इंडिविजुअल पर्सन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अप्लाई कर पाए। ठीक है, जैसे जब वो निर्भया केस हुआ था, उसके जो कन्विक्टेड लोग थे उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, तो वो प्रेसिडेंट तक गए, मर्सी पिटीशन लगाई, बट प्रेसिडेंट ने भी उन्हें माफी नहीं दी। तो उनके वकील कह रहे थे कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। भैया वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने देश का सॉवरेन कोर्ट है, सारे डिसीजन देगा। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है दो सॉवरेन कंट्रीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। वहां किसी इंडिविजुअल के मैटर नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, तो वो स्टेट वर्सेस स्टेट के मैटर रिजॉल्व करता है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो 15 जजेस होते हैं आपका, 193 स्टेट पार्टीज, मतलब जो यूएन जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं वो सब इसके भी मेंबर्स हो गए। ठीक है, इसमें 15 जजेस होते हैं। तो यूएन जनरल असेंबली के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हीं के कंट्री से जो लोग हैं इसमें आपके चुने जाते हैं। तो 15 जजेस आर अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 9 इयर्स। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है, इंग्लिश और फ्रेंच, ये दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो जो हमने एरियाज डिवाइड कर रखे हैं कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स और ईस्टर्न यूरोप, तो इनमें हर एक एरिया से वो फिक्स है डिस्ट्रीब्यूशन कि किस एरिया से कितने जजेस आपका भेजे जाएंगे, कितने यहाँ पर जजेस होंगे। ठीक है, ताकि एक डाइवर्सिफाइड और एक कह सकते हो होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ जजेस रहे हर एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ठीक है, इसमें एक बहुत फेमस मुद्दा गया था, आपको शायद याद हो, कुछ साल पहले कुलभूषण जाधव का केस था। ठीक है, कुलभूषण जाधव वाज फॉर्मर नेवी ऑफिसर इन इंडिया। ये दुबई में थे, तो दुबई से जो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसने क्या करा, कुलभूषण जाधव को अरेस्ट कर लिया। तो ये मुकदमा, अब वो कुलभूषण जाधव को अरेस्ट कर लिया और वो कुलभूषण जाधव को डेथ सेंटेंस देने जा रहे थे,
फांसी की सजा। किस केस में? वो कह रहे थे तुम जासूस हो हिंदुस्तान के, तुम हमारे खिलाफ जासूसी करते हो, तो वो डेथ सेंटेंस देने जा रहे थे कुलभूषण जाधव को। इवन किसी इंडियन काउंसलर से भी मिलने की परमिशन नहीं दी जा रही थी कुलभूषण जाधव को। तो इसी केस को लेके इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुलभूषण जाधव का केस लड़ा जा रहा है, वहां पर जो केस बना वो बना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। ठीक है। वहां पर तो जो दो स्टेट पार्टीज थी, वो एक साइड आपका कौन थी? इंडिया थी, एक साइड आपका पाकिस्तान थी। तो वहां पर इंडिया कुलभूषण जाधव का केस लेके गया, और इंडिया को रिप्रेजेंट वहां पर किसने किया था सर? वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था आपका हरीश साल्वे ने। ठीक है। हरीश साल्वे बहुत फेमस जज हैं, आपने अभी न्यूज में भी देखा होगा, तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इवन अभी जो आपने देखा होगा एक कमेटी बनी है टू रिव्यू वन नेशन वन इलेक्शन, उसका भी पार्ट है आपका हरीश साल्वे। ठीक है। तो तब वहां पर आपका क्या कहते हैं, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मुद्दा डिस्कस हुआ था। ठीक है। तो वहां पर फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डेथ सेंटेंस पर रोक लगा दी थी, और काउंसलर एक्सेस देने को अलाउ कर दिया था। पाकिस्तान को इंस्ट्रक्ट किया था कि इंडियन काउंसलर एक्सेस कुलभूषण जाधव को दिया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान ने दोनों ने अपने अपने रिव्यू से देखा। इंडिया ने कहा हम केस जीत गए क्योंकि डेथ सेंटेंस रुक गया, पाकिस्तान ने कहा हम केस जीत गए क्योंकि कुलभूषण जाधव को उन्होंने रिहा करने के लिए नहीं बोला। तो दोनों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से इस केस को सेलिब्रेट किया। इंडिया ने भी सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान ने भी सेलिब्रेट किया। तो इस तरह से आपको पता चलता है कितना डिप्लोमेटिक ये लोग डिसीजन देते हैं। ठीक है सर। तो ये कुछ कुल मिला के ये आपका 5 इंटरनेशनल ऑर्गन्स हो गए। अभी चूंकि टाइम की कमी है, ठीक है, तो फिर आगे के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका बचता है अभी सेक्रेटेरिएट, वो हम लोग फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, तो इसकी आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग ये वर्ड पॉलिटी भी कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है सर, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, जो कंटेंट हम लोग ओपन टू ऑल क्लास में डिस्कस करते हैं, कुलभूषण यादव अभी भी जेल में है। ठीक है। जो भी हम लोग ओपन टू ऑल केस डिस्कस करते हैं, तो वो एपीपीएससी के अलावा एपीएसएसबी एपीपीएससी दोनों के ही हिसाब से बनाया जाता है, तो वो कंटेंट आपका दोनों में काम करेगा। ठीक है सर। चलिए फिर, ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन, इसके आगे का कंटेंट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अगर लेक्चर लगाओ अच्छा लगाओ तो लाइक कर देंगे, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। इसकी कहानी, आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।